सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को होने जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में मध्यकालीन भारत इतिहास को कंप्लीट करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो भी आगे पूछे जाने का चांस है मेडिएवल हिस्ट्री से, मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। इसका पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मैं अभी यूज करूंगा उस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा और टेलीग्राम का लिंक IAS PCS फाइटर्स नीचे दिया गया है। आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को एक बार रीड कर लीजिएगा। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मध्यकालीन भारत में अगर मोटा मोटी देखा है, अगर जो इसका टाइमलाइन देखते हैं, लगभग 750 से लेके 1707 तक के जो भी घटनाक्रम है उसको हम मध्यकालीन भारत में रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का चांस, सबसे पहली बात ये है, जो पहली बार जो मुस्लिम आक्रमण हमारे यहाँ हुआ वो अरब लोगों का हुआ, ठीक ना। तो प्रथम अरब या मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम, ये 712 ईस्वी में करता है। ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिए। बस आप इस लेक्चर को देखते चलिए। अगर आपने कभी या कहीं भी मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा है या अपने से या कहीं कोचिंग पढ़ा है तो इस लेक्चर में इस बात की पूरी गारंटी आपका कंप्लीट मैं रिवाइज करा दूंगा। और ये पूरा फ्लो चार्ट में जो भी चीज़ें मैं करके लाया हूँ इसमें आपको एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी या लूसेंट का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर मेडिएवल हिस्ट्री में सब लाया हूँ। बस आराम से देखिए, 1 घंटे के अप्रॉक्स वीडियो होगा और आपका मेडिएवल हिस्ट्री एक बार रिवाइज अच्छे से मैं करा देता हूँ, ठीक ना। तो 712 आप देखिए, क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस पूछेगा, अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि यूपीएससी अगर पीटी अगर 100 क्वेश्चन होता है तो सारा क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट बेस ही होता है, नहीं। उसमें भी लगभग जो है ना 50-60% क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट, बाकी और क्वेश्चन वन लाइनर भी होता है। तो वही यूपीएससी भी कुछ ऐसा ही करेगा, ठीक ना। हाँ, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ठीक ठाक रखिए नॉलेज, और वहाँ से आपका आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कई बार कॉल अभी भी आता है कि याद नहीं रहता। मैं फिर बोला हूँ, अगर आप मान लीजिए कि कहीं अगर 100 लाइन पढ़ते हैं तो 100 लाइन 100 में 100 आपको याद नहीं रहेगा। हो सकता है उसमें आपको 40 लाइन भूल जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन उस टॉपिक से कहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो माइंड क्लिक करेगा, तो आप उसको आराम से अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हाँ, अभी ज़रूरत इस बात की कि आप कितने टाइम्स, मल्टीपल्स टाइम क्या कीजिए भाई। आज जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो ये आपका 27 नवंबर हो गया, तो अप्रॉक्स आपके पास जो भी 15 दिन बचा हुआ है, एकदम अच्छे से जितना भी आपने टॉपिक सब्जेक्ट जो भी पढ़ा है, जितना बार उसको रिवाइज कर लेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बाकी आप यूट्यूब पर और किसी अगर वीडियो देखें एक बार कहीं भी तो वहाँ से भी आप रिवाइज का जो है ना कर सकते। लेकिन हाँ, रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब चीज़ कॉमन रखिए। डे बाय डे पढ़िए करंट अफेयर्स, जितना अभी तक आप पढ़े हैं लास्ट 1 ईयर का, मतलब कि सितंबर 2023 से लेके अभी जो है आप मोटा मोटी अप्रोक्स चूँकि 25 नवंबर या 30 नवंबर तक पढ़ लीजिए। 30 नवंबर के बाद का करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा, क्योंकि उधर क्वेश्चन पेपर अगर जाओ 13 दिसंबर को होगा तो क्वेश्चन पेपर छप जाएगा, तो फिर उधर 10 दिन का कोई जरूरत नहीं। हाँ, 30 नवंबर तक एटलीस्ट आप मोटा मोटी पढ़ के जरूर जाइएगा। बताइए, तो ये 712 ईस्वी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। और इस समय जो है सिंध का राजा कौन है? दाहिर है। सिंध का राजा कौन है? दाहिर। इसे और ध्यान रखिएगा, अरबों का आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ मिलता है? चचनामा में। ये ध्यान रखिएगा, अरबों का जो आक्रमण की जानकारी कहाँ मिलता है? चचनामा में। ये क्वेश्चन एक बार जो है ना पूछा जा चुका है। और 712 ईस्वी में जो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा है, तो कौन सा युद्ध कर रहा है? रावण का युद्ध। ध्यान रखिएगा, रावण। तो ये भी बार पूछा था, रावण का युद्ध इस समय ये करता है, ठीक ना। चलिए, और सिंध का राजा बता ही दिया, इसमें दाहिर था। और इसकी राजधानी जो था, सिंध का राजधानी इसमें था एलोर। क्या नाम था? एलोर। ये भी एक फैक्चुअल आपको न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अब जो अरब जो आक्रमण हमारे देश में हुआ, इसका कुछ प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। जैसे अरबों ने क्या किया, जीरो का ज्ञान जो है ना भारत से लेकर कहाँ तक पहुँचा? यूरोप तक पहुँचा। ये यूपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहली बार जो जजिया जो कर था, वो जजिया भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे यहाँ आता है तुर्क आक्रमण, ठीक ना। तो फर्स्ट जो तुर्क आक्रमण हमारे यहाँ हो रहा है वो महमूद गजनबी। कौन कर रहा है? महमूद गजनबी कर रहा है। ये 17 बार आक्रमण हमारे देश पे करता है। 1000 ईस्वी से लेकर
1025 27 ईस्वी तक इसका आक्रमण होता है, 17 बार ये आक्रमण करता है। इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आक्रमण है वो आपका सोमनाथ या सोमेश्वर मंदिर, ये शिव मंदिर है, ये 1025 AD में होता है, ठीक ना। और ये गुजरात के समुद्र तट पर है, ठीक ना। और जिस समय यहाँ ये सोमनाथ मंदिर पर ये हमला कर रहा है ये महमूद गजनबी, यहाँ का शासक का नाम है आपका भीम प्रथम। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, भीम प्रथम। सिर्फ आप वीडियो को देखते चलिएगा, आपका सारा फैक्ट या जो भी चीज़ है आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो महमूद गजनबी के दरबार में कुछ विद्वान लोग रहते थे, उसमें एक का नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी है, ठीक ना। फिर फिरदौसी है, फिर उतबी है, फरूखी है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आप इसमें ध्यान में रखिएगा। चलिए, शाहनामा का लेखक ये फिरदौसी है, इसका शाहनामा का। चलिए, बाकी 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु, महमूद गजनबी का। तो अरब आक्रमण और ये तुर्क आक्रमण, आपका इसमें जो भी फैक्ट था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको खत्म कर दिया। अब आते हैं सेकेंड जो तुर्क आक्रमण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद गौरी, कौन है ये? मोहम्मद गौरी। तो ये इसका समय काल 1175 से लेकर 1206 तक है, ठीक ना। तो मोहम्मद गौरी है, ठीक ना। तो इसका जो पहला आक्रमण हमारे यहाँ 1175 में होता है, मुल्तान में, पाकिस्तान मुल्तान में, ठीक है, ध्यान रखिए। फर्स्ट आक्रमण कब होता है? 1175 में, मुल्तान में। फिर मुल्तान से आगे बढ़ते उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे गुजरात में उसमें शासक भीम द्वितीय था, जिससे ये हार गया था, ठीक ना। आगे इसका जो सबसे बड़ा दो युद्ध है, एक तो है 1191 का फर्स्ट तराइन वॉर। कौन सा है? फर्स्ट तराइन वॉर है। इसमें गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध होता है, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय का क्या होता है? विजय होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट ईयर ये बहुत तैयार होकर आया, और सेकेंड तराइन युद्ध जो 1192 में होता है, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक ना। अब ये जो गौरी का कुछ चीज़ें और आप फैक्ट याद रखेंगे, इसमें जो सिक्का चलाया उसमें एक तरफ जो है कलमा लिखाया, कलमा खुदा रहता था, ठीक ना। और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति रहती थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना अपना सब कुछ सौंप के ये यहाँ से वापस चला जाता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, चीज़ आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। जो भी अरब आक्रमण है, तुर्क आक्रमण है, तो इसमें इतना फैक्ट एंड फिगर है। अब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम लाइन है या समय काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में अगर टाइम लाइन बहुत ही इजी है याद करना, बहुत टफ नहीं है। 1206 से लेके 1526 तक आपका दिल्ली सल्तनत चलता है। उसके बाद आपका 1526 से लेके 1857 तक आपका मुगल काल का समय काल। बाकी इस बीच में विजयनगर आएगा, तो वो भी एक मराठा आएगा। तो तीन इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है। एक तो आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, इसमें मराठा को पढ़ लीजिए और विजयनगर को पढ़ लीजिए। यहीं से मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन जो भी 2-3-4 पूछता है तो आपको मोस्टली यहीं से आपको मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और पांचवा लोधी वंश है। तो आप मोटा मोटी टाइम लाइन याद रखिएगा अगर ज़्यादा फैक्चुअल अगर जाना है। लेकिन हाँ, अगर क्रम पूछेगा तो आप इसको आराम से यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आज पहला जो स्लेव डायनेस्टी है, जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश, तो पहली बात इसके जो संस्थापक अगर कोई पूछेगा मतलब कि गुलाम वंश में, तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा, रियल संस्थापक कौन है, तो आपको वहाँ इल्तुतमिश लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इल्तुतमिश। तो 1206 में ये गद्दी पर बैठता है। ये गौरी का मतलब कि गुलाम था और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। कहाँ बनाया? लाहौर में। इसको जो है इसके उदारता के कारण से इसको लाल बख्श कहा जाता है, गिवर ऑफ लाक्स, ठीक है। उदारता की वजह से इसको लाल बख्श कहा था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी जो मृत्यु हो रही है, ये चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो रही है। चौगान तो पोलो खेलते हुए, और ये घोड़े से गिर गया। और कहाँ हुआ घटना? ये लाहौर में। तो इनकी जो है ना ये मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। अपने शासनकाल में जो है ना ये 2 मस्जिद बनाता है, एक
कुब्बत उल इस्लाम, ये दिल्ली में है। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ, अजमेर में। बीपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा शायद 60 से 62 या 63 में, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, क्या है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये मस्जिद हो गया। किसने बना, कौन बना रहा है इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, लेकिन इसको पूरा कौन कर रहा है, इल्तुतमिश। पूरा कौन किया, इसको इल्तुतमिश। चलिए लाहौर में इसको दफनाया गया है। इसका उत्तराधिकारी का नाम था आराम शाह, जो कि बहुत ही कम समय के लिए शासक बना, ठीक ना। अब जो रियल जो इसका संस्थापक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको एनसीईआरटी में चीज़ें ये लिखा गया है, ठीक ना। चलिए तो अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ला रहा है, दिल्ली। सबसे पहली बात इल्तुतमिश, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। बगदाद के खलीफा से सिक्योरिटी ले, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पर बैठा था वो सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया, बल्कि एक नहीं तो सिर्फ सलाहकार की पदवी से वो क्या था, संतुष्ट था। लेकिन इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा उस समय थे, अल मुंतरिस बिल्लाह से मान्यता, मतलब कि जो मान्यता लिया और सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति को स्वतंत्र किया। और औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो कि खलीफा से परमिशन लेके किया, तो ये औपचारिक रूप से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी, ये फैक्ट याद रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ चलते हैं, सिल्वर का जो है ना सिक्का को क्या कहा गया, टंका, और कॉपर को क्या कहा गया, जितल। और ये 40 दल की एक स्थापना करता है, तुर्क ये चहलगानी उसको कहता है, जिसमें कि इसने अपने विश्वसनीय लोगों को रखा, जो जिस पर इसको विश्वास था, 40 दल, जो कि इनके प्रशासन में इनको हेल्प करता था, ठीक ना। अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तराइन का तीसरा युद्ध, थर्ड वॉर ऑफ तराइन जो है, ये इल्तुतमिश और एक आलदौज के बीच में होता है 1215 में। ये भी ध्यान रखिएगा, 1215 में, जिसमें जो है इस युद्ध को जो है ना इल्तुतमिश क्या करता है, जीतता है। अब अगला जो शासक या शासिका यहाँ है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासक, मतलब गुलाम वंश की शासक, पहली जो है ना महिला, मुस्लिम महिला शासक है, ठीक ना। अब एक ध्यान, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किसने, इल्तुतमिश ने। तो प्रथम मुस्लिम शासिका है, एक फैक्ट ये हो गया। ये जो है ना क्या कहते हैं, दरबार में काबा, मतलब कि कोट और टोपी पहनकर दरबार में क्या करती थी, ये आती थी, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें जो है, जो कि लड़का टाइप का ये ड्रेस कुछ पहनती थी, तो वहाँ के जो भी सरदार थे उनको ये पसंद बात नहीं आया, ठीक ना। शादी अल्तुनिया से इसका हुआ था, और डाकू द्वारा इसका हत्या किया गया, कहाँ, कैथल में। कैथल में इसकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई। अब नेक्स्ट जो है, कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह भी शासक बनेगा, बहराम शाह, ध्यान रखिएगा। और एक बहराम शाह के लिए एक फैक्ट ये है, मैं लास्ट लेक्चर में इसको बताया था, बहराम शाह के समय ही जो है ना फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ेगा। चंगेज खां जो मंगोलिया के में था, तो पहली बार बहराम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल का क्या होता है, आक्रमण होता है। उसके बाद बहराम शाह के बाद एक नासिरुद्दीन महमूद भी बनता है, ठीक ना। तो वो बहुत कम समय के लिए था। मेन अब इम्पोर्टेंट यहाँ बलबन है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बलबन का टाइम काल 1266 से लेके मोटा मोटी 1886 तक है। तो ये इल्तुतमिश का दामाद था, ठीक ना। बलबन जो है इल्तुतमिश का क्या था, दामाद था। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, रियल नाम इसका बहाउद्दीन था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इल्तुतमिश का गुलाम है, उलुग खां भी इसको कहा जाता है, और बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। इसने जो है राजत्व के सिद्धांत को लागू किया अपने शासनकाल में, मतलब कि इसने, क्योंकि सुल्तान है ये कहता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन पहली बार ये कहता है जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और जिल्ले लियाही का इसने क्या ले रहा है, उपाधि, जिल्ले इलाही, ये भी ध्यान रखिएगा। अपने दरबार में जो है ना सिजदा और पावोस, मतलब कि कदम चूमने का जो प्रथा इसने जो है ना लागू किया, जो कि एक ईरानी प्रथा था, ठीक ना। उसके बाद जो है, हाँ, इसके दरबार में 2 अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। एक चीज़ और, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी शायद 67 में भी फिर ये पूछा है कि लौ और रक्त की नीति किसने लागू किया। ये किसने किया था, बलबन ने। देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाई पड़ रहा, वो या तो क्वेश्चन पहले कहीं पूछ चुका है, या आगे पूछने का चांस है। यही क्वेश्चन बार बार बीपीएससी रिपीट करता है, या ये क्वेश्चन को कथन बना के बीपीएससी पूछे या फैक्चुअल पूछे, बस आपके माइंड में चीज़ें वो रहनी चाहिए।
अब जो है इसमें समुद्दीन कैमूर लास्ट शासक किसका था, ये गुलाम वंश का। नेक्स्ट वंश है खिलजी वंश। कब है ये, लगभग मोटा मोटी 1290 में इस वंश शुरू हुआ और लगभग 1320 तक के रहता है। अब सबसे बड़ी बात है, इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने राजधानी कहाँ बनाया, किलो खरी, ये ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ चुका है, ठीक ना। और इसमें हाँ, अब ये इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब मेन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेके 1316 तक। तो 1296 में ये शासक बन रहा है। अब ये जो है इसमें क्या है, ये भी खलीफा से सुल्तान की पद भी लेता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नगद वेतन देता है अपने सैनिकों को, अस्थाई सेना ये रखा है, ठीक ना। और घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया इसी ने शुरू किया था। घोड़ा मतलब कि घोड़ा पे मुहर लगना कि हाँ यही जो अच्छा घोड़ा होता था उस पर मुहर, ताकि ये युद्ध में जा सके। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया मतलब ब्रांडिंग करने का काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये क्वेश्चन जो है ना आपका पूछ चुका है। अब इसके समय जो है ना भूमि कर जो था ये 50% था, सर्वाधिक था, कितना था, 50% था। ये भी एक बार क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपने साम्राज्य में लागू किया अपने शासनकाल में, मतलब कि मार्केट को, प्राइस को कंट्रोल किया। क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके शासनकाल में हुआ, तो आप यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है ना इसको करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे चलते हैं इसमें, हाँ बाजार नियंत्रण हो गया, क्योंकि सैनिक अस्थाई रख रहा है, ये सैनिकों को वेतन इसको देना था, तो इसलिए इसको मूल नियंत्रण जो है, क्योंकि आवश्यक वस्तु महंगी ना हो जाए इसलिए इसने ऐसा किया था। और बर्नी जो है ना इतिहासकार है, बर्नी काफ़ी अच्छा विवरण देता है मूल नियंत्रण प्रणाली पर। आगे चलते हैं, एक दीवाने रियासत, एक विभाग की स्थापना किया जिसको व्यापारियों पर ये कंट्रोल करता था, ठीक ना। फिर एक साहना मंडी, ठीक ना, ये बाजार अधीक्षक था। बरीद था एक बाजार या मार्केट के अंदर घूम घूम कर जो है ना ये निरीक्षक का काम कर रहा है। मुनहियान ये गुप्तचर भी मतलब कि बनाया, ठीक ना। नाजिर ये नौब तौल का अधिकारी था। परवाना नवीस ये वस्तु की परमिट जारी करता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक अलाउद्दीन खिलजी का काम है। एक और ध्यान रखिएगा, भूमि माप की पद्धति को वर्णी ने मसाहत कहा है। हालांकि ये एक बार यूपीएससी शायद पूछा मसाहत क्या था मध्यकालीन भारत में, मसाहत एक क्या था, भूमि मापने की पद्धति। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई, ये भी ध्यान रखें। और 50% में बता दिया कि भूमि कर था। अगर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में देखें, इसका देखिए कुछ कुछ काम है स्थापत्य के क्षेत्र में। जमते खान खाना मस्जिद का स्थापना करता है, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खंबा महल, ये इसका स्थापत्य का काम है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दैवीय अधिकार का थ्योरी लागू करता है। सिकंदर फानी की उपाधि भी ये लेता है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण भी करता है, इसी से मलुक कफूर को खरीदता है। 2 नया टैक्स ये शुरू करता है, एक का नाम है चराई कर, एक का नाम है घड़ी कर, ठीक है ना। चराई मतलब दुधारी पशु पर, और गढ़ी कर जो घर और झोपड़ी पर। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी समय तक 6 बार होता है, ठीक ना, ये भी चीज़ आप ध्यान। और अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए एक खम्स है, खम्स मतलब है लूट का माल, ठीक है, लूट के धन। तो खम्स में जो है ना राज का अंश जो है, इसमें जो है इसमें लूट के धन में जो है ना राज का हिस्सा, गलती हो गया है, 4/5 भाग था राज का हिस्सा और सैनिकों का था 1/5, जबकि पहले जस्ट उल्टा था इसका, ठीक है। चलिए अगला जो इसमें मुबारक खिलजी, ये स्त्रियों का वस्त्र पहनता था और बरनी के अनुसार नग्न होकर दरबार में ये आता था, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए, स्वयं को पहला ऐसा शासक है स्वयं को खलीफा घोषित करता है, स्वयं को खलीफा। और अंतिम है खुसरो खां, पैगंबर के सेनापति को उपाधि लेता है और ये लास्ट शासक है इस वंश का। अब नेक्स्ट जो डायनेस्टी है तुगलक वंश है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से मोटा मोटी शुरू होता है। तो पहला जो इसमें शासक है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तुगलकाबाद नाम का शहर बनाया, रोमन शैली में है, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ पे अगला शासक जो इम्पोर्टेंट है वो मोहम्मद बिन
तुगलक हाँ, नहरों से सिंचाई, ध्यान रखिएगा, नहरों से सिंचाई करने वाला प्रथम सुल्तान था इस दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका जो रियल नाम या और दूसरा नाम जो है ना जौना खां भी था, ठीक ना, जौना खान। सर्वाधिक पढ़ा लिखा ये शासक है, ठीक ना, लेकिन इसको रक्त पिशासु पागल भी कहा जाता है, कई इतिहासकार इसको ऐसा भी कहते हैं। इसका देखिए 5 योजना था, ठीक ना, 5 प्रोजेक्ट था, जिसमें कि दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया था, ठीक ना, दोआब में ये कर वृद्धि किया था, ठीक ना। उसके बाद राजधानी ट्रांसफ़र किया था कहाँ, दिल्ली से देवगिरी, ठीक ना। और ये टोकन करेंसी शुरू किया था कांसा और तांबा का, और खुरासान और कराची का तक ये जो है ना वहाँ पर ये विस्तार करना चाहता था। ये जो भी योजना था इसका इसमें सफल नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब इकोनॉमी के क्षेत्र में देखिए, अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना करता है, ठीक ना। इन बतूता इसके दरबार में आता है मोरक्को से और अपना काजी नियुक्त करता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना इन मतलब काजू नियुक्त करता है, और इब्न बतूता मोरक्को और रेहला नाम का पुस्तक ये जो लिखता है। और इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते, कब, 1336 में। बीपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब आगे चलते हैं। ये एफएसटी फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट शासक है जो 2 बार राज्याभिषेक करता है, ठीक ना, फर्स्ट शासक है जो 2 बार राज्याभिषेक करता है। आगे यहाँ पे इसने 24 टैक्स था जो उस समय, उसको ख़त्म करके 4 टैक्स किया। 24 टैक्स था, उसको करके कितना बांटा, 4 में। खराज जो लगान का था, खुम्स युद्ध का माल था, जजिया और जकात, ठीक ना। ब्राह्मणों पे फर्स्ट टाइम जो ये क्या लगाता है, जजिया। ब्राह्मणों पे फर्स्ट टाइम ये क्या लगाता है, जजिया। और सिंचाई कर कितना कर दिया, 1/10। 5 बड़ा नहर का यह स्थापना करता है, बाकी 300 से अधिक नगर बसाने का इसका मतलब किताब में मिलता है, ठीक ना। अब दीवाने खैरात अनाथ की सहायता के लिए खोला, दीवाने बंदगान दासों के लिए खोला। सर्वाधिक दास इसी के शासनकाल में था। खुद का आत्मकथा लिखता है, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। इसके दरबार में जो विद्वान है जियाउद्दीन बर्नी है और शम्स ए फिराज अफीफ है, ठीक ना। और 2 सिक्का चलाता है, एक का नाम अद्धा रखता है, एक का नाम क्या रखता है, बिक, अद्धा और बिक। कुछ और फैक्ट हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रोजगार ब्यूरो की स्थापना करता है, और जो सिंचाई कर का जो नाम है हके सर्व है, हके सर्व, ये भी आप चीज़ में ध्यान में रखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, लास्ट शासक है। तैमूर लंग का दिल्ली पर इसमें अटैक होता है। इनका शासनकाल ही दिल्ली से कहाँ तक रह गया था, पालम तक। ये क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट वंश का कौन सा है, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन है, ख़िज़्र खां। कौन है, ख़िज़्र खां। रैयते आला की उपाधि लेता है, रैयते आला की उपाधि लेता है। तैमूर लंग का एक सेनापति था, ठीक ना। इसमें अब नेक्स्ट शासक इसके बाद बनेगा मुबारक खां। कौन बनेगा, इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। इनके बुक का नाम है तारीख़ मुबारक शाही। क्वेश्चन पूछ चुका है, राइटर का नाम और बुक का नाम दिया। और लास्ट शासक था इस वंश का अलाउद्दीन शाह आलम, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए ये वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर क्रम में पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला इसका लास्ट वंश है लोदी वंश। कौन सा वंश है, लोदी। इसके संस्थापक का नाम है, फाउंडर का नाम है बहलोल लोदी। समयकाल लोदी वंश का मोटा मोटी 1451 से लेके एनसीईआरटी डेटा है ये 1500 कब तक है, 26 तक है। इसके संस्थापक बहलोल लोदी है, प्रथम अफगान शासक है जो दिल्ली सल्तनत में बैठता है, ठीक है। चलिए आगे जो है इसका नेक्स्ट शासक है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है इसमें आगरा बना रहा है ये, ठीक ना। गजे सिकंदरी भूमि मापन की पद्धति थी। गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिख रहा है, ठीक ना। और तजिया निकालने पर बैन करता है और स्त्रियों को मजार पर जाने से भी रोक देता है। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ पानीपत, बाबर से हार गया और ये लोदी वंश भी मोटा मोटी आपका ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत का मोटा मोटी हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक उसका ढांचा था, तो प्रशासनिक ढांचा में किसको क्या कहते थे, आर्थिक क्षेत्र में कुछ कुछ चीज़ें पूछ देता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए अगर टॉप पे देखा जाए तो सुल्तान है जो शासक है, obvious सी बात है टॉप पे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे
जो है ना मंत्री परिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मीटिंग जिस बिल्डिंग भवन में होता था उसको मजलिसे खास कहा जाता था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। यही सब चीज़ को बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन आप उस पार्ट को कीजिए जो आपको याद नहीं रहता है या जो आप बार बार भूलते हैं। अब उस चीज़ को रिवाइज करने से क्या फ़ायदा जो आपको ऑलरेडी याद रह जाता है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं, कुछ और पद देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, दीवाने विजारत ये वजीर था। ये आपका वित्त संबंधी कार्य देखता था और लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर इसका नियंत्रण होता था। मुशरिफ़े मुबालिक ये महालेखाकार था, ठीक है ना। नेक्स्ट है मज मुआदार, ये उधार धन का हिसाब रखता था। एक है खजीन, ये कौन थे, कोषाध्यक्ष थे। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग था, इसको स्थापित कौन कर रहा है, बलबन। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि सैन्य विभाग का काम था सैनिक की भर्ती, सैनिकों का अभियान, वेतन, सब कुछ यही करता था, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है इसमें सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामले का ये प्रधान होता था और ये धर्म और दान विभाग था, ठीक ना। बरीदे मुबालिक इसको गुप्तचर कहते थे। दीवाने खैरात दान विभाग बता ही दिया, ठीक ना। दीवाने इस्तीहाफ ये पेंशन विभाग था। ये दोनों किसका है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कुछ और फैक्ट देख लीजिए। दीवाने रिसालत दीवाने रिसालत को जो है आपका विदेश विभाग, ठीक ना, और इसको धार्मिक विभाग भी कहते थे, ठीक है। मतलब कि विदेशी संपर्क मेनली था इसमें, ठीक ना। दीवाने इंसा को शाही सचिवालय कहते थे, शाही सचिवालय। दीवाने कोई कृषि विभाग दिखाई दिया, बता ही दिया, मोहम्मद तुगलक। दीवाने मुस्त खराज ये राजस्व विभाग था। दीवाने मुस्त खराज ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक। बाकी दीवाने बंदगान सब हो ही गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स, जैसे उस्र मुसलमानों से लैंड रेवेन्यू, खराज गैर मुस्लिम से लैंड रेवेन्यू, जक़ात मुस्लिमों पर धार्मिक कर था और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। आप इसको एक बार ध्यान रखें। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ जो है ना बुक है, जैसे कि एक तहकीक-ए-हिंद किताब कौन लिखा, अल-बेरूनी लिखा है, ध्यान रखिएगा। तवाक़त-ए-नासरी, मिनहाज उस सिराज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीएससी कई बार पूछ चुका है। अमीर खुसरो कई बुक लिखता है इसमें, लैला मजनू, खाजिन उल फुतूह, फिर है नूह सिपहीर, एक है तुगलकनामा, ये सब कौन लिख रहा है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट दो किताब और इम्पोर्टेंट है, बर्नी लिखता है, एक का नाम फतवाए जहांगीरी, दूसरा तारीख़े फिरोज शाही, ये दोनों बर्नी का बुक है। नेक्स्ट अब विजयनगर एम्पायर को यहाँ देख लेते हैं। 1336 से लेके 1565 तक फर्स्ट जो इसका वंश का नाम था कौन सा, संगम वंश। हरिहर बुक का इसका स्थापना 1336 में हो रहा है। विद्यानंद संत से आशीर्वाद लिए थे दोनों भाई ने। राजधानी कहाँ, हम्पी। नदी का नाम तुंगभद्रा नदी। भाषा कौन सा इस साम्राज्य का है, तेलुगु। बुक का फर्स्ट वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का टाइटल लेता है। हरिहर सेकेंड महाराजधिराज का। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में निकोलो कांटी इटली से आ रहा है। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक फारस से आ रहा है, ठीक ना। देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ नाम के विद्वान रह रहे हैं, ठीक ना। जगबेटकर हाथियों का शिकारी को कहा जा रहा है, ठीक ना। बाकी महानाटक सुधानिधि व ब्रह्मसूत्र पर भी ये भाष्य लिखा है देवराय जो है सेकंड ने। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वंश का नाम है सालुब वंश। फाउंडर कौन है, सालुब नर सिंह, बस इतना ध्यान रखिएगा। तुलुप वंश इंपॉर्टेंट है, फाउंडर है वीर नर सिंह। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक का नाम है केडियार, मतलब कृष्णदेव राय। बाबर अपनी आत्मकथा में सर्वश्रेष्ठ राजा इसको बता रहा है, ठीक ना। यात्री पुर्तगाल के डोमिंग पायस और बारबोसा के दरबार में आ रहे हैं। इसके दरबार में अष्टदिग्गज, क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु इनको कहा, मतलब इनके शासनकाल को कहा जाता है। अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक ना। नागलपुर व हाजरा विट्ठल मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। स्वयं अमुक्ता माल्याद तेलुगु भाषा में और जाम्बती कल्याणम संस्कृत में खुद लिखे हैं, ठीक ना। उपाधि क्या क्या इनको है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता है किसको, कृष्णदेव राय को। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्युत राय केडियार के मतलब कृष्णदेव राय के भाई थे। इनके दरबार में नूनीज आए थे, कहाँ से, पुर्तगाल से।
अब इसमें जो है जो विजयनगर साम्राज्य में जो मेनली जो इस साम्राज्य जो खत्म होता है, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध होता है, ठीक ना। एक तरफ कौन है, विजयनगर, राम राय इसके नेतृत्व कर रहे हैं। इधर 4 राज है आसपास के, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। लीडरशिप कौन कर रहे हैं, अली आदिल शाह। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार होती है। हार के बाद तब अरिबंदो वंश होता है, फाउंडर है तिरुमल, लास्ट शासक रंग तृतीय, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखें, क्रम लगाने पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था, ढांचा था, सबसे पहली बात तो प्रांत मंडल को, ठीक ना, प्रांत को मंडल, जिला को कोट्टम या आपका वलनाडु, फिर इसके बाद नाडु में बटा हुआ था, ठीक ना। फिर मेला ग्राम और अंतिम था उड़, छोटी प्रशासनिक को क्या कहते थे, उड़ या ग्राम, ठीक ना। सेनानायक को नायक, ठीक ना, और इसको अमरम नाम की भूमि वेतन के रूप में दी जाती थी। आयंगर व्यवस्था था इस वंश में, ग्रामीण प्रशासन हेतु भोरस 1/6 था। अब देखिए कुछ कुछ जमीन था, उम्बली ग्रामीण सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि था। रक्त कोर्व ये शहीद की भूमि थी। कुटज्ञ ये ब्राह्मण या मंदिर को दिया गया भूमि था, ठीक ना। चलिए, बहमनी वंश मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू का नाम जो है जफर खां भी, क्या है, जफर खां भी। गुलबर्गा राजधानी था, भाषा मराठी था इस शासन का। लास्ट शासक था कलीमुल्लाह। तो इसके बाद बहमनी 5 भाग में बट गया था, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बरार जो है ना विजयनगर साम्राज्य को हराने में भाग नहीं लिया था। अगर कथन बना के पूछ देगा तो वहाँ पे ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था, बरार नहीं था, ठीक ना। बाकी लास्ट लेक्चर में मैं इस चीज़ को बताया, इसका स्थापक कौन कौन है। अगर मैचिंग पूछेगा तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। कश्मीर में शासक कुछ थे इंपॉर्टेंट, एक ध्यान रखिएगा। जैन उल आबदीन, ये कश्मीर को इनको अकबर कहा जाता है, यूपीएससी को एक बार पूछ चुका है। दिल्ली सल्तनत में कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इसमें एक चीज़ ये है कि रहट सिंचाई प्रणाली, और इस समय घोड़े के पैर में जो है ना लगाई गई नाल, ये भी तुर्क ने लाया था, रकाब, ठीक ना। बाकी चुंबकीय तुबुक नुमा भी जो है ना इस समय दिशा बताने के लिए इसमें यूज किया जाता है। एक और जो है ना वस्त्र निर्माण तकनीक में भी चेंज आया। तुर्क अपने साथ चरखा लाए थे, क्या लाए थे, चरखा, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कुछ कुछ यहाँ पे बुक है, ठीक ना, इधर और इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे कुछ कुछ जो है जो भी उसमें आर्किटेक्ट का निर्माण हुआ यहाँ भी है, बस ये फैक्चुअल है, आप इसको एक बार देख लीजिए, मैचिंग में पूछ जाने का चांस है। अब नेक्स्ट मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य आते हैं, टाइम आपको याद ही होगा मोटा मोटी। अब देखिए इसमें जो है ना मुगल वंश की जहाँ तक बात है, मुगल काल का है, तो मुगल वंश में जो पिता की तरफ से तैमूर वंश के थे, किस वंश से, तैमूर वंश से, ठीक ना, और माता की तरफ से चंगेज वंश के थे, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इसके जो फर्स्ट जो शासक है बाबर 1526 से लेके 1530 तक है, ठीक ना। तो यहाँ 40 गलती होगी, यहाँ 30 होगा, ठीक ना। चलिए, अब इसमें जो फाउंडर है बाबर मुगल साम्राज्य का, कलंदर की उपाधि लेता है, किसका, कलंदर का। फिर जो है इसमें अपनी आत्मकथा जो है ना बाबरनामा है, आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। अब 4 युद्ध ध्यान रखेंगे इसका। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध हो रहा है इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक ना। लोदी को पराजित करता है और इसमें तुलगमा पद्धति का ये प्रयोग कर रहा है इसमें। फिर 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध राणा सांगा के खिलाफ, इसमें भी इसको हराता राणा सांगा को। और इस युद्ध में पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, किसका दिया था, जिहाद का, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। फिर चंदेरी का युद्ध हो रहा है 1528 में, डेट याद रख सकते हैं। मेदिनी राय को हराता है, ठीक ना, बाबर यहाँ भी जीतता है। और 1529 में घाघरा, इसमें अफगान को ये हराता है, घाघरा के तट पे बाबर ने अफगानों को हराया। और 1536 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग पानीपत युद्ध में किया था। इनके निशानेबाज का नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, ठीक ना। जिहाद का नारा दिया था वही सेकंड युद्ध में, मतलब खानवा के युद्ध में बता दिया। और गाजी को उपाधि दिया था खानवा युद्ध में, ठीक ना। जीतने के बाद आगरा में मृत्यु होता है, लेकिन पहले इसको आगरा में दफनाया गया, बाद में इसको कहाँ, काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट अब आएगा
ही हुमायूं, ठीक ना। इसका जो है ना 23 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ रहे हैं, ठीक ना। दिनपनाह नगर की स्थापना कर रहे हैं। 4 युद्ध इनके शासनकाल में मेनली होता है, ठीक ना। देवरा की युद्ध 1531, एकदम डेट मैचिंग पूछता है। चौसा की युद्ध 1539 में, ठीक ना। शेर खां जीता इसको। बिरग्राम या कन्नौज की युद्ध ये 1540 में होता है। शेर खां जीतता है और आगरा और दिल्ली को भी जीता, और तब ये शासक बनता है कौन, शेर खां। फिर जब दोबारा हुमायूं जब शासक बनता है तब सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, ठीक ना। 1556 में दिन पनाह के पुस्तकालय में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बीपीएससी पूछ चुका है। इतिहासकार लेन पुल कहते हैं हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। मतलब कि पहले 4 साल गद्दी पर फिर उसको शेरशाह मार के भगा दिया, फिर गद्दी बैठा, तो ये जो है ना आपका गिरते पड़ते रहा। ऐसा इतिहासकार का स्टेटमेंट है। बीपीएससी कभी कभी स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको एक बार जो है ना देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको ज्योतिष में विश्वास था, किसमें विश्वास था, ज्योतिष में, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में कुछ यहाँ जान लेते हैं, बीच में थोड़ा सा है, ठीक ना। ये हालांकि बीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी भी 42 में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो शेरशाह 1540 से लेकर 1545 तक 5 साल। बचपन का नाम फरीद खां, बीपीएससी पूछ चुका है। शेर खां को उपाधि किसने दिया था, बहार खां लोहानी ने। शेर खां को उपाधि किसने दिया था, बहार खां लोहानी ने। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 में कालिंजर के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। किला ये कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण करता है। भूमि की माप सिकंदरी गज और सरे डंडी का प्रयोग पहली बार। सिक्का चांदी का रुपया और तांबा का दाम चलाया। 1/3 इनके साथ में भूमि कर था, ठीक ना। कबूलियत और पट्टा की प्रथा की शुरुआत जो है ना इसी के शासन काल में हुआ था। मतलब कि किसानों को पट्टा दिया जमीन और उनसे कबूलियत लिखवाई, ये भूमि से संबंधित था। मतलब कि किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर रहे हैं, पट्टा दिया जमीन पर, उनको कबूलियत लिखवाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। डाक प्रथा का स्टार्ट कराया। इस्लाम शाह इसका क्या था, उत्तराधिकारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह सूरी के बाद जो है अब अकबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष शासक इतिहास में। चलिए अकबर का शासनकाल देख लीजिए 1556 से लेके जो है ना आपका 1650 तक, 49 साल तक ये शासनकाल इनका है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी समय इंडिया में आती है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1442 को हमीदा बानो बेगम माँ थी। इनके बचपन का नाम था जलाल, ठीक ना। अब्दुल लतीफ़ ईरानी इनके शिक्षक या टीचर गुरु थे। बैराम खां इनके संरक्षक थे। 5 जनवरी 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। हेमू भरफेस अकबर के बीच में, जीत कौन रहा है, अकबर। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हो रहा है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। अकबर का नेतृत्व करता है सेनापति कौन है, मान सिंह, ठीक ना। दीन इलाही का प्रधान कौन है, अकबर है। जैन गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु को उपाधि अपने शासनकाल में देते हैं। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया इन्होंने। राजा टोडरमल 1580 में दहसाल बंदोबस्त को लागू किया, भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इनके दरबार चित्रकार का नाम है दसवंत और बसावन, एक और है अब्दुल समद। 9 रत्न इसके दरबार में रह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा 3 भाग में है, ठीक ना। फैजी राजकवि है इनके। तानसेन का जो रियल नाम है रामतनु पांडे। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि लेते हैं, ठीक ना। बीरबल है, टोडरमल है, मानसिंह है, खान खाना है, अजुद्दीन है, मुल्ला दो प्याजा है, इनके 9 रत्न में। इनके शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना हुआ। रमजनामा महाभारत के नाम से, महाभारत को रमजनामा के नाम से अनुवाद किया गया। फिर पंचतंत्र को अनवरे सादात अबुल फजल ने किया। पंचतंत्र को एक और हुसैन फैज ने किया था, आर्य दानिश, मतलब कि नाम रख दिया, ठीक ना। अथर्ववेद को इब्राहिम सरहिंदी, ठीक ना। राजतरंगिणी को मुल्ला शाह लेखक थे, मुल्ला शाह मोहम्मद, और फैजी लीलावती। तो ये सब पूछता है कभी कभी। अकबर के समकालीन का नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, और शाह अब्बास कहाँ के थे, ईरान के थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इनके शासनकाल को। क्या क्या इन्होंने कार्य किया, पहले दास प्रथा का अंत 1562 में, फिर तीर्थ यात्रा कर खत्म 1563 में, जजिया कर खत्म 1564 में, आगरा से फतेहपुर सीकरी
राजधानी, ठीक ना। 1571 में इबादत खाना का स्थापना 1575 में, दिन इलाही 1582 में, और इलाही संबत कब चला है? 1583 में चला। ये चीज़ें फैक्चुअल है, अगर क्रम लगाने पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जहांगीर। शासनकाल 1605 से लेकर आपका 1627 तक है। सलीम इनका रियल नाम था, ठीक ना। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी, ठीक ना। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देते हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। वाइफ का नाम है नूरजहां, मेहरुन्निसा, ठीक ना। ये जो बनाते हैं इत्माद उद दौला का मकबरा, ठीक ना। ये सफ़ेद संगमरमर का ये है, आर्किटेक्ट है, और पितरादुरा टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है। नूरजहां ने बनाया इत्माद उद दौला का मकबरा। चित्रकार का स्वर्णयुग कहा जाता है किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नाफिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिफनदास, ये सब चित्रकार हैं इनके दरबार में। आगरा में आगा राजा के नेतृत्व में चित्रकला की स्थापना हो रहा है। हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी इसके दरबार में आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना जहांगीर से पूछता है। नेक्स्ट होगा शाहजहां, नाम है खुर्रम, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा। मौर्य सिंहासन में बैठते हैं ये, ठीक ना। स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि लाल किला, दीवाने आम, ये सब ये स्थापित बनाते हैं। आगरा राजधानी जो है ना, आगरा से कहाँ? दिल्ली लाते हैं। शाहजहानाबाद दिल्ली को कहा जाता है, ठीक ना। प्रमुख चित्रकार इनके दरबार में भी है मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ठीक ना। 2 संस्कृत विद्वान है, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। पुत्र का नाम है दाराशिको। इसे शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। इसने किताब लिखा है जो है महान रहस्य, इसको कहा गया सर्र अकबर, ठीक ना। और ये उपनिषद का भी अनुवाद किए हैं। कादरी सिलसिला जो सूफी संत के थे वो दराशी को मानते थे, कादरी सिलसिला संबंधित, ठीक ना। उत्तराधिकार के युद्ध में ये औरंगजेब से हार जाता है, ठीक ना। उत्तराधिकार का कई सारा युद्ध हुआ, जिसमें कुछ धर्मट का युद्ध है मध्य प्रदेश में हुआ, सामूगर का आगरा में, देवराई का युद्ध अजमेर में हुआ, और भी है, खजवा का युद्ध हुआ, ठीक ना। फिर देवराई तो बता ही दिए, ठीक ना। सामूगर है, धर्मट है, बहादुरपुर का युद्ध हुआ। तो ये सब दाराशिको और औरंगजेब के बीच जो है ना उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, ठीक ना। चलिए अब फाइनली चूँकि औरंगजेब जीतता है, ठीक ना, तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक है। इनकी मृत्यु का समय याद रखिए, काफ़ी इन्फैक्टिव में फैक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। 2 बार जो है ना इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, ठीक ना। गुरु का नाम है मीर मोहम्मद हकीम। जिंदा पीर कहा जाता है किसको? औरंगजेब को। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच में, समय का याद रखिए, ये पूछ देता है, ठीक ना। चलिए बीबी के मकबरा का निर्माण करता है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करता है, ठीक ना। कुरान पर बेस स्थापन को जो कहता है, संगीत को बैन कर दिया, नवरोज त्यौहार को बंद कर दिया। और इसके दरबार में कौन इसके शासनकाल में वर्नियर यात्री है, कहाँ का आ रहा है? फ्रांस का आ रहा है। चलिए अब आगे अगर देखेंगे मुगल शासक को, तो बहादुर शाह, इसको साहिब खबर कहा जा रहा है। अगला है जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जा रहा है। फर्रुखसियर है, इसको घृणित कायर कहा जा रहा है। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह कहा जा रहा है। नादिर शाह का आक्रमण ईरान से इसी समय हो रहा है, ठीक ना। मुगल सिंहासन में बैठने वाला ये लास्ट शासक था मोहम्मद शाह, ठीक, क्योंकि ये ले चला गया था नादिर शाह। बहादुर शाह जफर लास्ट बादशाह है, रंगून भेजा गया, ठीक ना। 1857 की क्रांति में ये भाग लेते हैं, और मिर्जा गालिब शायर इसके ही शासनकाल में रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मुगल काल में जो भी राजा बने हैं वो हो गया। इसे ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में जो कई सारा विद्रोह हुआ, जैसे अफगान का विद्रोह हुआ, जाट का विद्रोह हुआ, बुंदेला का विद्रोह हुआ, राजपूत विद्रोह हुआ। तो चीज़ आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मुगल काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, जो प्रशासनिक व्यवस्था था, वो भी पूछता है कभी कोई। पहली बात तो ये है, मंत्री परिषद को वजारत कहा जा रहा है। दीवान विभाग को, मतलब दीवान तो प्रांतीय और उसका प्रधान है, ठीक ना। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान है, ठीक ना। आमिल जिले का राजस्व अधिकारी है। कोतवाल नगर का क्या है? प्रधान है। मुगल काल का देखिएगा क्रम, तो मुगल साम्राज्य है, फिर सूबा है, फिर सरकार है, फिर परगाना है, फिर जिला दस्तूर है, अंतिम में क्या है? गाँव। एक बार क्रम पूछ चुका है, इसको ध्यान रख, बीपीएससी पूछा है। साम्राज्य है, सूबा है, सरकार है, परगाना है, जिला है, और कौन है? ग्राम है। देखिए भूमि इस समय 3 प्रकार का, खालसा भूमि जो बादशाह के कंट्रोल में होती थी, जागीर वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी जो अधिकारी लोग होते थे, मदद मास लगानहीन भूमि या अनुदान वाली भूमि को कहा जाता था, ठीक ना। दाफाला सिस्टम 1580 में टोडरमल ने लागू किया। भूमि को 4 भाग में बांटा गया, क्या क्या?
पोलज, यहाँ पर नियमित खेती होती थी। प्रति 1 या 2 वर्ष खेती होती थी। चाचर 3 या 4 वर्ष खेती, और बंजर कभी भी खेती नहीं होता था। 3 प्रकार के किसान थे। खुदकाश जो खुद के गांव में खेती करते थे, पाहीकाश जो दूसरे गांव में खेती करते थे, मुजारियन जो किराए पर खेती करते थे, ठीक है। नस्क और जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? भूमि कर, फिर सबको फन शॉर्ट में पूछा था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसमें मनसबदारी प्रणाली पर। इसमें भी ध्यान रखिए, देखिए मनसबदारी प्रणाली जो था, यह व्यवस्था मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित था। मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित था। प्रत्येक मनसबदार की श्रेणी 2 डिजिट में व्यक्त होती थी। प्रथम अंक को जो है ना जात कह रहे हैं, ठीक ना। द्वितीय को क्या कह रहे हैं? सवार। प्रथम अंक को जात, जिससे श्रेणी का पता चल रहा है। द्वितीय अंक को सवार, ठीक ना। तो जात से वेतन या पद का पता चला, सवार से किससे? घुड़सवार का, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो मनसब किसके वक्त था? औरंगजेब के वक्त में था। बाकी जहांगीर ने अपने शासनकाल इसमें 2 अफसा भी लागू किया, सिंह अफसा भी बाद में इसमें जोड़ा था। इसमें कुछ और फैक्ट देख लीजिए कि जो सूबा जो प्रांत था, ठीक ना, स्टार्टिंग में तो 12 था, लेकिन औरंगजेब के समय इसकी संख्या 20 हो गई थी, ठीक ना। चलिए, फिर जो सरकार जो है ना, प्रांतों का अभियान किसमें हो गया? सरकार में। यहाँ अधिकारी का नाम फौजदार भी था, अमाल गुजार लोग थे, ठीक ना। फिर परगना जो है यहाँ पे सिकदार थे, आमिल थे, कानूनगो थे, फोतदार, इसका मतलब अधिकारी का नाम था किस? परगना लेवल पे। चलिए, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन अगर देखा है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अगर डीपली पूछेगा तो वकील को वकील मुतलक, दीवान या वजीर राजस्व और वित्त विभाग हो गया। मीर बख्शी कौन है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, न्यू एनफैटी का फैक्ट है। प्रधान काजी को प्रधान न्यायाधीश भी। मुँह सतसीब ये सार्वजनिक आचार नियंत्रक था। सदर उस सुदूर या प्रधान सदर धार्मिक मामले का प्रबंधक और सलाहकार था, ठीक है। मीर समा शाही महल हरम रसोई का प्रबंधक था। अगर आप प्रांतीय स्तर पर देखिएगा तो सूबेदार या सिप सलाहकार प्रांतीय प्रशासन का प्रधान सूबेदार है। सदर और काजी प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। सदर जो है नैतिक क्षेत्र की देखरेख करता था, काजी न्याय का अधिकारी थे, क्वेश्चन ये पूछ चुका है एक बार। प्रांतीय बख्शी सूबे की सेना का देखभाल करता, कोतवाल सूबे की आंतरिक सुरक्षा शासन व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को देखता था। जिला स्तर पर अगर देखेंगे तो फौजदार कौन है? सरकार या जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी है। अमाल गुजार जिले में राजस्व का प्रमुख अधिकारी है। वी तिकची ये अमाल गुजार का सहायक है। अगर लोकल लेवल पर देखते हैं परगना, तो इसमें सिकदार कौन है? शांति सुरक्षा के लिए है। आमिल कौन है? परगने का वित्त अधिकारी है। फौतकार कौन है? खजांची है। कारकुन क्लर्क है। कानूनगो पटवारी का प्रधान अधिकारी है। ग्राम प्रशासन जब आते हैं तो ग्राम प्रधान में कौन कौन है? खुद मुकद्दम चौधरी है। पटवारी ग्राम प्रधान का सहायक है। क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी भी पूछ चुका है। अब इसमें आते हैं मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो इसमें फाउंडर शिवाजी हैं, पिता का नाम इसका शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम कोंडदेव और गुरु रामदास। 1656 में रायगढ़ अपनी बनाई थी राजधानी। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। रायगढ़ शिवाजी ने राजधानी रायगढ़, बाकी पेशवा के समय पूना हुआ था, कई लोग पूना मार नहीं रहा। शिवाजी राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। 1774 राज्याभिषेक हुआ किनके द्वारा? गंगा भट्ट ब्राह्मण जी के द्वारा। चलिए, इसके द्वारा अष्टप्रधान है। पेशवा को पीएम, सरी ए नौबत को सेनापति, आमत राजस्व मंत्री था। वायकानविस सूचना गुप्तचर संधि विभाग का था। सुमंत विदेश विभाग का मंत्री था। चिटनिस राजपत्र को पढ़ता था। ये सब इसके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, शिवाजी के दरबार में, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। सैन्य में देखिए, पागा सेना क्या था? ये नियमित घुड़सवार थे। सिलहदार ये अस्थायी घुड़सवार था, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो है क्षेत्र जो है एक स्वराज था, मराठा के जो डायरेक्ट कंट्रोल में था। एक था मुगतई, इस क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ इसलिए कि भाई हम आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक ना। सरदेशमुखी किस लिए कि 10% एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि हम अधीन होने का पर क्या करते हैं? दावा। चौथ और सरदेशमुखी मुगधई क्षेत्र से लिया जाता था। अब इसमें एक सूफीवाद या सूफी मूवमेंट भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इस्लाम के भीतर ये कहीं ना कहीं एक सुधारवादी आंदोलन था, एकेश्वरवाद के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा था, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रमुख चूँकि जो भी सूफी संत थे उनके नाम से कुछ चला है सिलसिला,
तो इसमें चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है, फिरदौसी सिलसिला है, कादरी है, नक्शबंदी और कौन है, सत्तारी। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें कुछ फैक्चुअल देख लीजिए। जैसे कि अगर चिश्ती सिलसिला हम देखते हैं तो अबू अब्दाल चिश्ती भारत के बाहर इसके संस्थापक थे। फिर आगे शेख हारून, ये चिश्ती के गुरु थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, भारत में संस्थापक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके शिष्य का नाम बख्तियार काकी, दिल्ली में इनका कार्यक्षेत्र था। बख्तियार काकी के शिष्य का नाम बाबा फरीद, इनका अजोधन पाकिस्तान का कार्यक्षेत्र था। इनके शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया, जिनका क्षेत्र कहाँ, दिल्ली में था, ठीक ना। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो, एक क्रम याद रखेंगे। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे। अजमेर में इनका दरगाह है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। अकबर जो है ना यहाँ पे इनके इस दरगाह पे यात्रा करते थे। अगला कौन, इनके शिष्य का नाम काकी, इल्तुतमिश के समय आए। कुतुबुल इस्लाम और कुतुब मीनार इन्हीं को समर्पित है, ठीक ना। नेक्स्ट आएंगे बाबा फरीद, बलबन के दामाद। वास्तविक नाम है शेख फरुद्दीन गजे शंकर। इनकी रचना गुरु ग्रंथ आदि साहिब में भी है। निजामुद्दीन औलिया सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 दिल्ली शासक के शासनकाल उन्होंने देखा, लेकिन किसी भी शासक के दरबार में ये नहीं गए। जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक से झगड़ा भी हो गया था, ठीक ना। इनके प्रमुख शिष्य का नाम अमीर खुसरो, शेख चिरागे दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य का नाम है। सुहरावर्दी सिलसिला जो है भारत के बाहर, इसके फाउंडर कौन है, सोहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं। भारत में बहाउद्दीन जकरिया एक बार पूछ चुका है इसके संस्थापक है। इल्तुतमिश, कुवाचा, बाबा फरीद का समकालीन है ये बहाउद्दीन जकरिया। और मुल्तान में शिक्षा का क्या था, इनका केंद्र था। फिरदौसी संस्थापक शेख बदरुद्दीन, इनका कार्यक्षेत्र बिहार था। यह सुहरावर्दी की ही एक शाखा थी, ठीक ना। प्रमुख संत है संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। कादरी सिलसिला जो है इसका इम्पोर्टेंट है कि दारा शिकोह जो इसका अनुयायी था, ठीक है। चलिए नक्शबंदी सिलसिला सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। हाँ, ये सर्वाधिक कट्टर था, ये ध्यान रखिएगा। और ये अकबर की धार्मिकता का क्या किया था, विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए सूफी संत में भी दो भाग में थे। एक था बासरा, मतलब इस्लाम कानून में जिनको विश्वास था। एक था बेसरा, ये इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे। खानका वो जगह था जो सूफी संतों का निवास स्थल था। जियारत मतलब उपासना करने की पद्धति थी। भक्ति आंदोलन भी इसमें आता है मध्यकालीन भारत में, चूँकि हिंदू धर्म के भीतर एक सुधारवादी आप मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। एक कफरवाद में इनकी निष्ठा है। आगे चलते हैं। देखिए भारत में 800 ईस्वी के बाद शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ था साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया के प्रमुख संत का अगर नाम याद रखेंगे तो शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, निकाम है, अलवार संत और नेनार संत है। तो शंकराचार्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जन्म केरला में होता है, ठीक ना, कलादिग्राम, ठीक ना, अलवर नदी के किनारे। इनकी मृत्यु होती बद्रीनाथ में। अद्वैतवाद का क्या करते हैं, प्रतिवाद, मतलब कि जगत को मिथ्या कहा और ईश्वर को ही सत्य माना, ठीक ना। जगत मिथ्या है, झूठ है, ईश्वर ही क्या है, सत्य है। बौद्ध के महायान धर्म से प्रभावित से इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रमुख रचना है ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य। 4 मठ, ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारिका में और श्रृंगेरी कहाँ है, कर्नाटक में। ये कभी कोई पूछता है। चलिए शंकराचार्य चूंकि अद्वैतवाद का जो दर्शन के विरोध में दक्षिण में शैव संतों द्वारा 4 मत दिया, खाली का क्रम देख लीजिए। श्री संप्रदाय संत कौन थे, रामानुजाचार्य, ठीक है, इनका विचार था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य संत थे, द्वैतवाद था इनका विचार। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संत थे, शुद्ध द्वैतवाद। और फनकादी संप्रदाय निकम्बाचार्य थे और द्वैतवाद इनका विचार था। ये मैचिंग पूछता है, आपको मैचिंग इसमें याद है। बाकी इसमें क्या क्या कैसे क्या क्या उतना फिलोसफिकल लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हालांकि इसका मैं PDF दे दूंगा, क्योंकि एक बार इसको रीड कर लीजिएगा पूरा, मैं PDF फिर कर दूंगा कहाँ का किनका क्या क्या क्षेत्र था। हाँ एक ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़ ये कि जो अलवार और नैनार, इसी क्वेश्चन पूछता है। देखिए अलवार वो संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे, ठीक ना, विष्णु की क्या करते थे, पूजा करते थे। चलिए उसके बाद जो है जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है ना। उसके बाद एकेश्वरवादी थे, इसमें कुल 12 संत थे, ठीक ना। चलिए और अंडाल एकमात्र महिला संत किसमें थी, अलवार में, मतलब विष्णु की पूजा करते थे। एक और ध्यान रखिए, इसमें जो भक्ति मूवमेंट हो रहा है
एक तो निर्गुण भक्ति परंपरा है, एक सगुण है। सगुण जो कि मतलब कि ईश्वर के रूपों को माने, निर्गुण कहते नहीं ईश्वर एक है, ठीक है। नैनार शिव भक्त थे, इसमें कितने संत थे, 63। ये आपका न्यू एनसीईआरटी का डेटा है। वीर शैव परंपरा कर्नाटक में बासवन ने शुरू किया था, शिव के उपासक थे, मृतक को क्या करते दफनाते थे। यूपीएससी को फिर यहाँ से पूछ चुका है। बाकी उत्तर भारत में कुछ संत यहाँ दिखाई पड़ेंगे। रामानंद, इनके शिष्य देखिए कौन कौन, धन्ना, पीपारेदास, कबीर और पद्मावती। फिर सूरदास हैं, चैतन्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, मीराबाई और दादू दयाल है। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में, ठीक ना। संप्रदाय इनका है फ्री संप्रदाय, ध्यान रखिएगा। गुरु का नाम राघवाचंद, राम और सीता की पूजा करते थे, ठीक ना। बाकी इसका विचार मैं इसका कर दूँगा। हाँ, कबीर जी का देख लीजिए, जन्म कहाँ हो रहा है, बनारस में, मृत्यु कहाँ, मगहर उत्तर प्रदेश में। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कौन विपस्सी पूछ चुका है। निर्गुण भक्ति को मानते थे, मतलब कि ईश्वर निराकार है, एक ही एक फरबाद की पूजा कर रहे हैं। कबीर की वाणी का फंग बीजक में शिष्य धर्मदास ने किया है। चैतन्य महाप्रभु, यूपीएससी को फन पूछा, जन्म कहाँ, बंगाल में, मृत्यु पूरी उड़ीसा में। कृष्ण को मानते थे, भक्ति की कृत्रिम परंपरा को जन्म दिया और ये गोसाई संघ की स्थापना की थे। मीराबाई सगुन थे, मतलब कृष्ण को अपना पति मानती थी। इनका विवाह राणा सांग के पुत्र भोजराज से हुआ था, बट इनको कृष्ण जी को पति मानते तो वो घर द्वार ये छोड़ दी थी और बाद में ये भिक्षुणी बन गई थी। तुलसीदास उत्तर प्रदेश के सगुन भक्ति को मानते हैं। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखे हैं। अकबर के क्या है, समकालीन है। शंकरदेव असम में भक्ति मूवमेंट को जरा एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, शंकरदेव किस क्षेत्र में, असम में एक्टिव थे। बाकी महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ थे, जैसे महाराष्ट्र में दो संप्रदाय, एक था धारकारी संप्रदाय, एक था बारकारी संप्रदाय, ठीक ना। धारकारी संप्रदाय राम की पूजा कर दी, इसमें एकनाथ हैं, रामदास हैं, ये शिवाजी के समकालीन थे। ये बारकारी विष्णु के रूप में विठोबा की पूजा करते थे। इनके संस्थापक तुकाराम थे, ठीक ना। और ये भी समकालीन किसके थे, शिवाजी के। बाकी और नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब यूपीएससी पूछ चुका है, एक बार इसको आप रीडिंग कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए सगुन मतलब कि जो ईश्वर के रूपों की पूजा कर रहे हैं, जैसे ये सब सगुन भक्ति के संत हैं, और ये सब निर्गुण के कबीरदास, दयाल, रामानंद, दास, गुरु नानक। तो एक पूछ देगा कि कौन इसमें निर्गुण वाले हैं, कौन सगुण वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि बताया कि सगुण मतलब क्या, ईश्वर के रूप की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा करेंगे, अवतार के ये मानते हैं। निर्गुण में निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करते और अवतार को ये नहीं मानते हैं। लगभग 55 मिनट का ये पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का मेरा वीडियो हुआ, जिसमें कि अरब आक्रमण को मैंने आप लोगों को बताया, ठीक ना। फिर तुर्क आक्रमण को बताया, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जितने भी वंश का डिटेल किया, फिर उसका प्रशासनिक व्यवस्था हमने देखा, फिर इसमें विजयनगर साम्राज्य को, फिर मुगल काल को, फिर जो भी सूफी संत और आपका जो ना भक्ति आंदोलन था उसको मैं इसमें कवर कर, एक और आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताया। तो अगर आपको मध्यकालीन भारत में इतना अगर पढ़ के जाएंगे जितना मैं बताया, बाकी अगर आपके पास और कुछ नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ कम इतना अगर आपके पास चीज़ें हैं तो वहाँ पे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, जिसमें कि BL ग्रोवर की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम और भी कुछ जो अच्छे सोर्स हैं उसका एक ही लेक्चर में कोशिश करूँगा 1.5-2 घंटे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दूँगा। बाकी इसमें साइंस का भी लेक्चर और ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का भी कुछ डिमांड हो रहा है और साइंस टेक का, तो कोशिश करते हैं जो भी 4-5 दिन समय बचा हुआ है इसमें आपका सब लेक्चर मैं कर दूंगा। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।